जब जब आप किसी नैतिक दुविधा में होंगे, सबसे सौभाग्यशाली लोग वो हैं जिनके पास एथिकल गाइडेंस के सोर्सेस आसपास हैं। और ये बात केवल सिविल सेवा की है, पर्सनल लाइफ में भी ऐसा हो सकता है, होता ही है। इस उम्र में खूब नैतिक दुविधाएं होती होंगी ना कि ये ठीक है कि वो ठीक है, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। इनमें सबसे सौभाग्य वाले लोग वो हैं जिनके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो उनसे थोड़ा सा सीनियर है, जिसको जीवन का अनुभव उनसे ज्यादा है, समझदार है, फ्लेक्सिबल है और समय है उसके पास कि आपने अपनी समस्या उसको बताई, उसने बिना भड़के, बिना नाराज हुए, बहुत कायदे से उस स्थिति की समीक्षा करके समझा दिया और ये कहा कि इस स्थिति में ये करना ज्यादा ठीक रहेगा, बाकी आप देख लीजिए। मतलब बांधा भी नहीं आपको कि ऐसा ही करो, चॉइस दे दी, लेकिन समझा दिया कि इस मामले में ये पक्ष है, इसका ये पक्ष है, ये ठीक रहेगा, अपनी राय दे दी। गाइडेंस जो व्यक्ति दे रहा है उस व्यक्ति ने लंबे समय के संघर्षों से उस समझ को अर्जित किया जो आपको मुफ्त में मिल गई, बैठे बैठे मिल गई। और इसका मतलब ये हुआ कि आपके फैसले सही हों इसकी संभावना बढ़ जाएगी। सबसे बड़ा दुर्भाग्य, आत्महत्या करने वाले अधिकांश लोग वो होते हैं जिन्हें सही समय पर सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। मतलब इथिक्स पढ़ने का एक फायदा और है, धीरे धीरे आप इस बात को समझ जाएंगे कि जो दुविधाएं नैतिक आपको होती हैं वो दुनिया में लगभग हर व्यक्ति को होती है और लगभग उतनी ही शिद्दत से होती है, इंटेंसिटी भी लगभग वैसी होती है। जिसको चीजें समझ में आ गई वो उनसे बाहर निकल जाएगा, जिसके आसपास कोई समझदार व्यक्ति है जिससे उसका संवाद हो जाता है वो उससे बाहर निकल जाएगा। जिसने ना उन चीजों को ठीक से कभी समझा था, ना कहीं मौका मिला समझने का, ना आसपास कोई समझदार व्यक्ति है, पेरेंट्स ऐसे हैं कि उनसे बात शुरू करने से पहले बात खत्म हो जाती है क्योंकि वो सुनने को तैयार नहीं है, कोई दोस्त ऐसा है नहीं, वो मन ही मन में हर समय उधेड़-बुन में रहते हैं और एक समय के बाद जब उनको लगता है कि वो नहीं संभाल पाएंगे तो फिर वो सुसाइड कर लेते हैं। इसलिए किसी नैतिक वजह से होने वाला सुसाइड आमतौर पर एथिकल गाइडेंस की कमी का परिणाम होता है। इसलिए कहते हैं किसी अच्छे काउंसलर से एक बार मिल लेना बड़ा अच्छा होता है, बजाय उस उधेड़-बुन में लगातार लगे रहने के, बने रहने के। उद्यमी के मन में नैतिक दुविधाएं क्या-क्या? 3-4 दुविधाएं मानी जाती हैं। देखिए, भारत में आजकल मोदी सरकार एक अच्छा काम कर रही है, वो कह रही है कि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करेंगे। और इस सरकार को भी ये समझ में आ गया कि अंततः इकोनॉमी अगर चलेगी तो उद्यमियों की संख्या ज्यादा होने से ही चलेगी, नौकरी मांगने वालों से चलेगी नहीं। समाज के लोग उद्यम करेंगे तो ही बात आगे बढ़ेगी। इस मामले में देश में दो ही समुदाय हैं जो झंडे गाड़ रहे हैं, एक है पंजाब, एक है मारवाड़ी लोग। सिख समुदाय और मारवाड़ी समुदाय, इनमें जो उद्यमशीलता है उतनी उद्यमशीलता पूरे देश में मिला के नहीं है जितनी इन दो समुदायों में है। गुजराती समुदाय को अगर आप मारवाड़ी से अलग करना चाहें कर लें, 3 मान लें, उसमें भी ठीक ठाक उद्यमशीलता रहती है। ये लोग पैदाइशी उद्यमशील है, मतलब इनको घरों में ही परिवेश में इतनी उद्यमशीलता सिखाई जाती है कि उनको नौकरी करने का शौक ज्यादा नहीं रहता है, उनका मन करता है कि कुछ उद्यम करें और उसमें आगे बढ़ें। और बाकी जिन राज्यों में फ्यूडलिज्म ज्यादा रहा है, जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश है, विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड है, उड़ीसा है, इन सब राज्यों में उद्यमशीलता का ट्रेंड एकदम नहीं है। मतलब वहां के पेरेंट्स बच्चों को ये बिल्कुल नहीं चाहते कि वो उद्यमशील बने, वो चाहते कि नौकरी मिल जाए कोई, उसी पे फोकस करें। और ये राजस्थान भी इसमें आ जाएगा। और ये आश्चर्य की बात नहीं है कि सिविल सेवा की तैयारी करने वालों में ज्यादा संख्या इन्हीं राज्यों की होती है। इसलिए आपको जी, मारवाड़ी लोग ना एक पूरे राज्य को कवर नहीं करते हैं, वो राजस्थान और थोड़ा सा गुजरात के हिस्से में रहने वाले लोग थे जो पूरे देश में फैले हुए हैं इस समय। तो मारवाड़ी लोग वैश्य समुदाय का एक सबसेट है जिनका ओरिजिन काफी हद तक राजस्थान से और गुजरात के भी कुछ हिस्से में मारवाड़ी समुदाय मिलता है, तो उनकी बात मैं कर रहा हूँ। तो जिन राज्यों से सिविल सेवाओं के कैंडिडेट ज्यादा है वहां पर वो कल्चर बहुत कम है जिसको उद्यमशीलता की कल्चर कहते हैं। जो विकसित देश है उनमें कल्चर बहुत ज्यादा है। अब नरेंद्र मोदी कोशिश करेंगे भारत में भी कल्चर हो। नरेंद्र मोदी का जो सबसे अच्छा स्टेप है, जो 3-4 स्टेप्स अच्छे मेरे ख्याल से उनमें से एक ये है, उन्होंने सचमुच पिछले 5-7 साल में ये माहौल बना दिया कि पहली बार मैं फील कर रहा हूं कि नई पीढ़ी के लोग स्टार्टअप करने को लेकर जितने उत्साहित हैं उतना नौकरी को लेकर नहीं है। मैं तो दिल्ली की बात कर रहा हूं क्योंकि मेरा एक्सपोजर सिर्फ दिल्ली में है, बहुत ज्यादा बाहर का नहीं है। पर दिल्ली में बच्चे किसी भी स्कूल में पढ़ते हो और मैंने जब उनसे बात की तो मैंने पाया कि लगभग अधिकांश बच्चों का आजकल जो रुझान है वो नौकरी से ज्यादा स्टार्टअप की तरफ है। स्टार्टअप एक नकली शब्द है, इसका मूल मतलब होता है अपना काम करना है, उसको ऐसा स्टार्टअप कह देते हैं, है ना। उससे लगता है पता नहीं क्या कर देंगे स्टार्ट, कुल मिला के उद्यम करना है तो स्टार्टअप होता है और क्या होता है उसके अलावा। ये कल्चर बहुत अच्छी है, लेकिन जब कोई व्यक्ति उद्यमी बनता है, देखिए उद्यमी को गाली देना सबसे आसान काम होता है, पर उद्यमी बनना आसान काम नहीं होता क्योंकि उसको सारा रिस्क जोखिम अपने ऊपर लेना होता है। वो जैसे जमीन लेगा किराए पे, हर महीने एक तरफ किराया देना ही है उसको, चाहे काम हो चाहे ना हो किराया जाएगा। वो जिसको नौकरी पे रखेगा चाहे आय हो या ना हो उसको वेतन देना ही होगा।
यदि उसे पूंजी, और पूंजी किसी बिजनेस में हमेशा मानी जाती है कि लाइबिलिटी है, वो एसेट नहीं होती है, क्योंकि उसका अपना धन बेशक हो पर उस बिजनेस के लिए तो वो धन बाहर से आया है। तो कैपिटल हमेशा लाइबिलिटीज की साइड में लिखी जाती है, और जब कैपिटल आपने बेशक अपनी जेब से लगाई हो, बेशक आपने किसी से ली हो, उसके बदले इंटरेस्ट पे करना ही होगा। और अच्छा उद्यमी खुद को भी इंटरेस्ट पे करता है जिसने अपना ही पैसा लगाया हो, ताकि बिजनेस और इंडिविजुअल अलग रहे, दोनों की एंटिटी अलग रहनी चाहिए। ब्याज देना ही देना है, वेतन देना ही देना है। जो टैक्सेस वगैरह हैं, बहुत सारे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, जो टर्नओवर पे हैं ना कि इनकम पे हैं, वो देने, जैसे जीएसटी है, देना ही देना है। जो कई तरह के लेबर लॉज हैं, बाकी लॉज हैं, उनको मानना ही मानना है। इन सब चीजों के बाद उसके ऊपर खतरा है कि यदि वो उद्यम उस तरह से नहीं चल पाए जैसे उसने सोचा था, तो रिस्क केवल उसका है, जोखिम सिर्फ उसका है। और बाकी लोग जोखिम की हिस्सेदारी नहीं करना चाहते, वो ये जरूर चाहते कि लाभ की हिस्सेदारी हो। जैसे एम्प्लॉय हो सकता है चाहे, मकान मालिक हो सकता है चाहे कि मेरा रेंट बढ़ाओ भाई, तुम्हारी इनकम अच्छी होगी, रेंट बढ़ा दो मेरा। और वो कहे कि कल को इनकम कम हो जाएगी तो रेंट कम कर लोगे अपना, कम क्यों कर लूंगा, एक बढ़ाने के लिए वो भी तैयार है। तो जब लाभ के साझेदार सब बनने को तैयार हो और खतरे में कोई साझेदार बनने को तैयार ना हो, तो उस उद्यमी के सामने बहुत सारी दुविधाएं तो पैदा होंगी। और भारत में उद्यम करना सामान्यतः बहुत आसान काम नहीं माना जाता है। तो भारत में उद्यमशीलता का विकास न होने की एक वजह कल्चर है कि हमारी संस्कृति उसको बहुत प्रमोट नहीं करती। हम वर्क कल्चर पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 7 में, वहां भी ये पक्ष आने वाला है। दूसरा पक्ष ये है कि भारत में उद्यमी व्यक्ति को इतने सारे झंझटों को झेलना पड़ता है, जिसका जवाब ये है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अभी वो कागजों पर ज्यादा है, रियल लाइफ में धीरे धीरे उतरेगा, जब उतरेगा तो अच्छी बात होगी।